नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आज विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन और तेजी से होना चाहिए। आलोक कुमार ने मांग की है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला टेकअप होना चाहिए और इसकी डे टू डे बेसिस पर सुनवाई होनी चाहिए, ताकि भगवान राम के मंदिर में चोरी करने वालों को, करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके। विश्व हिंदू परिषद की नाराजगी का आलम यह है कि उसने अयोध्या में होने वाली अपनी वार्षिक मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया। वीएचपी की वार्षिक बैठक 25 जून से 29 जून तक अयोध्या में होनी थी। देश भर से वीएचपी के 300 से ज्यादा पदाधिकारी अयोध्या पहुंचने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावे में लूट पर चिंता जाहिर करते हुए वीएचपी ने अयोध्या में होने वाली इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि चढ़ावे में चोरी के केस में जो एफआईआर होगी उसमें किस किस के नाम होंगे, लेकिन उससे पहले आपको आलोक कुमार की बात सुना देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस मामले में विश्व हिंदू परिषद की थिंकिंग क्या है, वीएचपी चाहती क्या है। ये एक ऐसा विषय है जो भावनाओं से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है। हम चाहेंगे कि जांच पूरी हो, जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर ना हो। जिस किसी ने भी कुछ भी दोष किया है, चाहे वो दोष अमानत में ख़यानत का है और चाहे वह दोष असावधानी का है, दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो। आलोक कुमार ने सधे हुए शब्दों में सब कुछ कह दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि एफआईआर में आखिर किसके नाम होंगे। आज ये पता चला कि चढ़ावे में लूट की जांच कर रही एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय की करीबी 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। ये वो लोग हैं जिनके पास से मंदिर से लूटे गए लाखों रुपए बरामद हुए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट को एफआईआर में कन्वर्ट किया जाएगा। हालांकि इस प्राइमरी रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी का नाम नहीं है। जिन लोगों पर उंगली उठाई गई है, जिन लोगों पर निगरानी में लापरवाही का आरोप है, जैसे चंपत राय, अनिल मिश्रा या गोपाल राव, इनके खिलाफ एफआईआर की सिफारिश फिलहाल नहीं की गई है। अब सवाल है कि फिर केस किसके खिलाफ होगा। जिन लोग के नाम एफआईआर में होंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आधार क्या होगा, इसकी ज्यादा जानकारी हमारी संवाददाता रुचि कुमार के पास है और सीधे लखनऊ चलते हैं रुचि कुमार के पास। रुचि, क्या जानकारी दे सकती हैं आप एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में? क्या पता लगा आपको? रजत जी, ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले जो एक्शन होगा वो टिन्नू यादव, जो चंपत राय के नज़दीकी बताया जाता है। इसके अलावा लवकुश मिश्रा, जिसके लिए कहा जाता है कि उसके घर से 10 लाख के आसपास क्या पैसा बरामद किया था पुलिस ने। फूलकांत मिश्रा, जिनके घर पे भी कहा गया कि लाखों रुपया मिला। इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा, इन सब के खिलाफ पहले कार्रवाई की जाएगी। अब टिन्नू यादव का जहां तक सवाल है, सबसे ज़्यादा चर्चा तो टिन्नू यादव की है, क्योंकि कहा जाता है कि वो स्वघोषित वहां का इंचार्ज था पूरे राम मंदिर का। जितनी चाबियां थी, दान पेटियों की चाबियां हो या जहां काउंटिंग सेंटर में जो लॉकर्स थे उसकी चाबी सब टिन्नू यादव के पास ही रहती थी और जो वो चाहता था मंदिर में वही होता था। जो कहा गया कि बहुत सारे लोगों को बाहर से रख दिया गया, जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, वो बहुत सारे टिन्नू यादव के सब नज़दीकी थे। तो टिन्नू यादव का तो नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है और क्योंकि पैसा मिला है लवकुश मिश्रा के यहाँ से, फूलकांत मिश्रा के यहाँ से, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई इनके खिलाफ होगी। अब क्योंकि एसआईटी की जो पूरी रिपोर्ट है वो कैसे तैयार हो रही है, अगर हम आपको बता पाएं
तो बहुत ज़्यादा उसमें, क्योंकि गोपनीय रिपोर्ट तो वो है ही, एसआईटी सभी गोपनीय होती है, लेकिन बहुत सारी एसआईटी रिपोर्ट्स में हमको जानकारी ज़्यादा ले आते हैं। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा गोपनीयता रखी जा रही है कि जो एसआईटी की टीम है अपने स्टाफ को रिपोर्ट तैयार करने में नहीं लगाया है उन्होंने, वो खुद टाइप कर रहे हैं। एक ऑफिसर है जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो उन्होंने मंगल फॉन्ट को डाउनलोड किया है, फिर वो रोमन में लिखते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट होती है। तो इस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि मामला इतना बड़ा है। पूरे देश के जो श्रद्धालु हैं, विदेश में भी श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, उनकी आस्था से जुड़ा है। तो सरकार ये चाहती है कि ये पूरी जांच बहुत अच्छी तरह हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। रजत जी, रुचि, ये बात सही है कि ये अभी इनिशियल जांच हुई है और ये प्राइमरी रिपोर्ट है। इसके बाद ज्यादा बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले की इंक्वायरी होगी, जांच होगी। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि हमारी बात हुई कि एसआईटी फिर अयोध्या जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच अभी नहीं हो पाई है। और जो करीब 150 बयान लिए हैं एसआईटी ने, उन सब बयानों के मायने भी अभी नहीं निकाले जा पाए हैं। तो अभी तो जांच 15 दिन करीब और लगेंगे, जो पूरी रिपोर्ट अभी देगी एसआईटी। और हो सकता है कि यह टाइम और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा मामला है। कुछ 100, 200, 1000 लाख का मामला नहीं है, करोड़ों का मामला है, चंदा जो आ रहा था वहाँ पर। तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करने में कदम कदम पे बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जा रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो टाइम लगेगा, और ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए कि टाइम भले ही लगे, लेकिन जिन लोगों ने भी ये काम किया कि जो भक्त लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, उसकी चोरी की, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। रजत जी, जी रुचि कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। ये जानकारी बहुत काम आएगी हमारे दर्शकों को। रुचि ने बताया कि चढ़ावे में चोरी के केस में जो एफआईआर होगी उसमें चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और फूलकांत मिश्रा के नाम होंगे। रुचि ने बताया कि एसआईटी एक बार फिर अयोध्या जाएगी, इसके बाद फिर आगे की जांच की जाएगी। हो सकता है जांच पूरी होने के बाद ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी एक्शन की सिफारिश की जाए। लेकिन आज कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि एफआईआर होगी, जांच होगी, ये सब तो बात की बातें हैं। सबसे पहले राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर्स को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। ये किसी फैक्ट्री में, किसी बिजनेस हाउसेस में, किसी लाला जी की दुकान में चोरी नहीं हुई है। ये भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी हुई है। ये बड़ा सवाल है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। आखिर इन चोरों को बचा कौन रहा था? चोरी तो हुई है ना, तो उसकी जांच होनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर है। जिन्होंने एक सवाल उठने पर माता जानकी को राजमहल से वनों में भेज दिया था, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। श्री राम, प्रभु श्री राम के आचरण और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उनके जीवन को ध्यान में रखते हुए अपने अपने पदों से त्यागपत्र देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने एफआईआर की मांग की। चोरी करने वालों और निगरानी में लापरवाही करने वालों दोनों के खिलाफ एक्शन की मांग की। यह अच्छा किया, लेकिन प्रभु राम के दान में चोरी की सबसे दुखदाई बात यह है कि चोरी करने कोई बाहर से नहीं आया था। जो मंदिर के पापा, चाचा, मामा बनकर बैठे थे, उनके भाई भतीजों ने ही पाप किया। जिन्हें चौकीदार बनाया उन्होंने ही डाका डाला। यह भी चौंकाने वाली बात है कि इनमें से ज्यादातर लोग आरएसएस से जुड़े हैं, संघ के स्वयंसेवक होने का दावा करते हैं। जिन पर आंख मूंद कर विश्वास किया वो लालच में अंधे हो गए। सबको पता था कि डकैती हो रही है, रोज रोज हो रही है, पर कोई बोला नहीं, क्योंकि सब के सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पाप में शामिल थे। इसलिए एफआईआर सिर्फ उन लोगों पर नहीं होनी चाहिए जिनके पास से लूट का माल बरामद हुआ। बिजली उन पर भी गिरनी चाहिए जो मठाधीश बनकर बैठे रहे
और पर्चियों से काम चलाते रहे। राम मंदिर में चढ़ावा में जो चोरी हुई उसके विवाद के बीच आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में चढ़ावे की गिनती पर रिपोर्ट जारी हुई। महाकाल मंदिर में पिछले एक साल में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा आया है। यह रकम चढ़ावे में दिए गए गहनों और सोने चांदी की दूसरी चीजों से अलग है। महाकाल के भक्तों ने ऑनलाइन, ऑफलाइन और गुप्त दान को मिलाकर कुल 80 करोड़ रुपए दिए। अयोध्या के राम मंदिर की तुलना में महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है, फिर भी अगर कंपेयर करें तो चढ़ावे की रकम हैरान करने वाली है। महाकाल मंदिर के सहायक जो प्रशासन में है, आशीष फलवाड़िया, उन्होंने बताया कि चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था बेहद सख्त है और पूरी प्रक्रिया कैमरों की निगरानी में ही की जाती है। जो मंदिर में दान है वो ऑनलाइन और ऑनलाइन दोनों पद्धति से आ रहा है, जिसमें श्रद्धालु ऑफलाइन में कैश और काइंड दोनों माध्यम से दान करते हैं। वर्ष 2025-26 की बात की जाए तो लगभग 80 करोड़ के आसपास मंदिर में दान आया है, जिसमें से 62 करोड़ भेंट पेटियों से आया है। इसके अतिरिक्त 5.5 करोड़ दान काउंटरों से प्राप्त हुआ है, 3.5 करोड़ ऑनलाइन बना है। इसके अतिरिक्त भेंट गुप्त दान और डाक के माध्यम से भी मंदिर में दान प्राप्त हुआ है। जी, जो मंदिर में दान काउंटर्स हैं या भेंट पेटियां हैं वो कैमरा की निगरानी में है निरंतर, साथ ही वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। बात की जाए गणना की तो गणना कक्ष एक पारदर्शी कमरा है जिसमें आते और जाते समय सुरक्षाकर्मी चेकिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त आने वाले कर्मचारियों की पॉकेट सील रहती है, उनकी चेकिंग करके उपरांत ही उन्हें कक्ष में भेजा जाता है और पूरी गणना जो है वो कैमरा की निगरानी में की जाती है, जहाँ पर कर्मचारी के साथ अधिकारी भी मौजूद होते हैं। आज राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में आए चढ़ावे की गिनती पूरी हुई। एक साल में सांवलिया सेठ के मंदिर में 40 करोड़ 80 लाख का दान आया। महाकाल मंदिर के भक्तों में मैंने आपको बताया कि 80 करोड़ का दान दिया। राम मंदिर में तो महाकाल या सांवलिया सेठ के मंदिरों से कहीं ज्यादा संख्या में भक्त पहुंचते हैं। चढ़ावा भी ज्यादा आता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि राम मंदिर में चढ़ावे में इस साल सिर्फ 83 करोड़ का चढ़ावा बताया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर डकैती की गई, चढ़ावे की चोरी की गई। इसीलिए देश भर में राम भक्तों में नाराजगी है। सब चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जांच हो, सिर्फ छोटे छोटे लोगों को न पकड़ा जाए। जिन लोगों ने लापरवाही की, जिन लोगों ने निगरानी नहीं की, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भी एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। अकाल तख्त ने भगवंत मान को एक वीडियो के आधार पर गुरी साहिबान की बेअदबी का दोषी पाया, लेकिन भगवंत मान ने दावा किया कि वीडियो फर्जी है। उन्होंने 2 फॉरेंसिक लैब से जांच कराई। दोनों लैब्स ने वीडियो को गलत बताया, लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आया जब एक शख्स ने पुलिस को शिकायत की। बताया कि भगवंत मान ने गुरु साहिबान की बेअदबी वाले वीडियो को झूठा साबित करने के लिए गुरुग्राम से फेक फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाई। रिपोर्ट तैयार करने वाले को 10 लाख रुपए दिए गए। हरियाणा पुलिस ने फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने के आरोप में अंकित और अरुण नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जिस शख्स की शिकायत पर ये गिरफ्तारियां हुई उसका नाम है जसप्रीत सिंह। जसप्रीत सिंह ने भी आज एक वीडियो जारी करके दावा किया कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने गुरुग्राम के एक होटल में उससे 10 लाख रुपए में डील की थी और यह भी बताया था कि उसे फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है। जसप्रीत ने होटल की फुटेज के साथ पोस्ट डाली है, जिसमें पंजाब पुलिस के अधिकारी गिरफ्तार किए गए अंकित और अरुण के साथ मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। जसप्रीत ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों के वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी सार्वजनिक कर दिए जिसमें अफसरों ने जसप्रीत सिंह को बताया था कि उसे क्या क्या करना है। अब जसप्रीत सिंह ने पंजाब पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया है और गुरुग्राम में एक केस दर्ज किया है। रिसेंटली मैंने किसी सरकारी अफसर की मदद करी थी। अब मुझे पंजाब पुलिस से खतरा महसूस हो रहा और मेरे घर वालों को भी खतरा महसूस होने की लगा। बात यूं है कि 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई
अननोन नंबर से था। मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशनबीर बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते हैं जी एक रिपोर्ट बना दी है। तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, इसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह में देख लेता हूँ, फिर उसके बाद ही आपको बात करें। क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है। वीडियो मैंने कौन सी वीडियो कहते अभी जो बहुत वायरल हो रखी है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। पर पहले आप सैंपल भेजो, फिर उसके बाद ही वो होगा कि मतलब रिपोर्ट कैसा है। तो इन्होंने फिर पेन ड्राइव वगैरह प्रोवाइड करवा दी थी। तो जब पेन ड्राइव प्रोवाइड करवा दी और उसके बाद अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया। तो ब्रेकफास्ट से पहले एक रिपोर्ट वगैरह दी दी थी रफ टाइप। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ओपिनियन जो थे 2 ओपिनियन थे, जिसमें फिर उन्होंने अमेंडमेंट करवाया। जैसे रिपोर्ट आई मेरे पास एक्सपर्ट की, मैंने आगे फॉरवर्ड करी। ठीक है, पूरी मेरे को नॉलेज नहीं थी किस तरीके से क्या चीजें पॉइंट होके क्या नहीं थी। तो जो एसपी साहब के जशनबीर उन्होंने फिर कुछ अमेंडमेंट्स करके रिपोर्ट में तो वापस लीजिए कि इसको ये चीजें करवा दो, और वो चीजें आप मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी। फिर उसी बेसिस पे जैसा रिपोर्ट का फॉर्मेट बन के आ गए। जैसी फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगे तो बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं ने भगवंत मान पर हमला किया। अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने के मामले में पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। ये बहुत ही संवेदनशील बात है और बहुत ही सीरियस और गंभीर बात है कि एक मुख्यमंत्री अपनी वीडियो का सच छुपाने के लिए श्री अकाल तख्त साहब को चैलेंज करे, जथेदार साहब को बोले कि वो झूठ बोल रहे हैं, और होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपनी पुलिस डीजीपी गौरव यादव, टेम्पररी डीजीपी, अपने स्वपन शर्मा कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसपी साइबर क्राइम जशनदीप, उनको इस्तेमाल करके एक फेक रिपोर्ट तैयार कराएं। जब ये रिपोर्ट तैयार भी हो रही थी, एक गुड़गांव की 2 ऐसी लेबोरेटरीज की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, और मैं चाहूंगा कि इनकी इमीडिएटली अरेस्ट होए, भगवंत मान इस्तीफा दे। पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि भगवंत मान ने जो किया वो सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर मामला है। इसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने बेअदबी के मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है, इसके लिए सिख संगत उन्हें माफ नहीं करेगी। इस ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਮਝਾਮ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ तरह भी बख्शण योग नहीं है। अब मैं आपको इस मामले में आम आदमी पार्टी का पक्ष सुनवाता हूं। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के बचाव में कहा कि पंजाब में चुनाव सिर पर हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। गोपाल राय ने कहा कि अगर भगवंत मान को फर्जी रिपोर्ट बनवानी होती तो पंजाब में न बनवाते, हरियाणा की लैब से जांच क्यों कराते जहां पर बीजेपी की सरकार है। देखिए, जो ये फर्जी वीडियो बनाया गया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, उसकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब जब भाजपा का षड्यंत्र फेल हो गया तो बौखलाए घूम रही।
कह रही है कि हमने गुड़गांव के अंदर जिससे रिपोर्ट बनाई गई थी पैसा दिया गया, दबाव बनाया गया। अरे फर्जी रिपोर्ट बनानी होती तो पंजाब में नहीं बन जाती क्या? पंजाब पुलिस को अपनी राज्य में वहां फर्जी रिपोर्ट बनाने की जगह गुड़गांव में भाजपा की सरकार जहां है वहां आने की क्या जरूरत थी? तो भाजपा के लोग षड्यंत्र तो करते हैं, लेकिन बौखलाहट में कभी कभी ऐसी बात करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो इसलिए आप सब देख रहे हैं कि बंगाल के बाद पंजाब को लेकर से किस तरह से भाजपा बौखलाई हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, 100 षड्यंत्र कर लो, पंजाब के लोग आपके हर षड्यंत्र का जवाब देंगे और पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। अब मैं आपको इस मामले के मेन कैरेक्टर भगवंत मान का बयान सुनवाता हूं। भगवंत मान ने अपनी सफाई में कहा कि सारे विरोधी एक हो गए हैं, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल मिलकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि विपक्ष के इशारे पर जिन लैब्स में उनके कथित वीडियो की जांच की गई उन्हें तो असली बताया जा रहा है, जबकि पंजाब सरकार की रिपोर्ट को फर्जी बताया जा रहा है। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। क्योंकि अकाली, बीजेपी, कांग्रेसी तिन्ने इकट्ठे हो गए पंजाब 'ਚ, कहते यार हुण इदां करदे आ, ये वीडियो वाला मामला तो अपन नूं उल्टा पैंदा जांदा है। तो उन्होंने उन्हां लैबां दे मालकां नूं FIR का डर दे के, टॉर्चर करके या डरावा दे के ये कहाउण की कोशिश कर रहे हैं कि ये कह दो कि असीं इन्ने पैसे लए सी, असीं तां रिपोर्ट फर्जी बना दी। अच्छा, जिहड़ी लैब चों असीं कराया वो फर्जी, जिहड़ी लैब चों इन्हां ने कराया वो असली। संगत नूं सारा पता कि कौन असली ते कौन नकली। ये मैं नानकलेवा संगत ते छड्डना, असल दे विच सारियां वीडियो फर्जी ने, सारियां वीडियो नकली ने। सो इन्हां ते यकीन ना करियो, ये AI ते रह गए, ये हुण धरती ते है नहीं। ये अकाली दल, बीजेपी ते कांग्रेस का साझा मोर्चा बन गया, जिहड़े मैनूं राजनीतिक तौर पर तो मेरे नाल मुकाबला नहीं कर सकते, पर मैनूं धार्मिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उहदे वास्ते मैं थोड़ी शर्म च, आम लोग फैसला कर देन। लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गोपाल राय और भगवंत मान दोनों को जवाब दिया। सिरसा ने कहा कि सारे सबूत सामने हैं। जिस लैब से भगवंत मान ने फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाई वो वीडियो की जांच करती ही नहीं है। सिरसा ने कहा कि भगवंत मान ने कानून तोड़ा है, पद का दुरुपयोग किया है और अकाल तख्त का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। जब फोरेंसिक से जांच होकर आ गई, दो अलग अलग थे और पता लग गया कि वीडियो ऑथेंटिक है और जो कुछ है सच है, तो भगवंत मान जी ने नया स्टैंड दिया कि वीडियो तो ठीक है, मेरा डुप्लीकेट अंदर डाला हुआ आदमी। चलिए, अब ये वाली बात आ गई। अब ये भी प्रूव हो गया कि जो आपने फोरेंसिक नकली रिपोर्टें बनवाई हैं। अब दिल्ली के उनके नेता कहते हैं कि हमने तो गुड़गांव से फोरेंसिक कराई ही नहीं, हमारे पास तो पंजाब पुलिस थी, पंजाब तो हम पंजाब से कराते। चलिए, ये भी एक अलग स्टोरी हो गई। तो क्या नाम उनके जो यहाँ हैं मिनिस्टर थे फॉर्मर, गोपाल राय जी, गोपाल राय जी की पीसी मैंने सुनी, उन्होंने अलग ही नया राग डाल दिया। चलिए, अभी वहां तक थमा नहीं था तो भगवंत मान जी का बयान आ गया। भगवंत मान जी कहते हैं कि हाँ, मेरी गुड़गांव से ही हुई है, फोरेंसिक रिपोर्ट मैंने गुड़गांव से ही कराई है। तो गुड़गांव में तो ऐसी लेबोरेटरी है ही नहीं। वो खुद ही बता रहे हैं लड़के जिन्होंने करी है कि हमारी फोरेंसिक तो लिखकर टेस्ट करने वाली है, वीडियो वाली तो हमारी फोरेंसिक ही नहीं है। तो फिर ये वीडियो के लिए जो भगवंत मान जी ने पाप किया है, पंजाब पुलिस के कमिश्नर को, पंजाब पुलिस को और पंजाब के पैसे को इस्तेमाल करके अकाल तख्त के खिलाफ एक इन्होंने मुहिम खड़ी करी। दुनिया भर के सिखों के मन में बड़ा रोष है। आप कोई सिख कैसे देख सकता है कि शराब के चींटे डाले जा रहे हैं? कोई कल्पना कर सकता है? बजाय कि अपना पश्चाताप करने के, बजाय कि रियलाइज करने की बहुत बड़ा पाप हो गया, इसके क्या रास्ते हो सकते हैं माफी के, वो उल्टा ही उल्टा आके प्रूव करने पे लगे और पैसे के दम पे, पुलिस के दम के ऊपर कि नहीं भी हम तो करेंगे और हम नहीं मानेंगे। भगवंत मान के वीडियो वाले केस में जो मोड़ आया है वो भगवंत मान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भगवंत मान की यह बात तो सही है कि SGPC पर अकाली दल का प्रभाव है।
ये बात भी सही है कि जिस लैब में उन्होंने वीडियो की जांच करवाई वो गुरुग्राम में है, जहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन इन दोनों बातों से ये कैसे साबित होता है कि जिस फॉरेंसिक लैब में उन्होंने जांच करवाई वो फर्जी नहीं है? वहां वीडियो की फॉरेंसिक जांच हो ही नहीं सकती। जिस रिपोर्ट के आधार पर भगवंत मान ने अपने आप को क्लीन चिट दी, वो रिपोर्ट फेक निकली। इस बात के भी सबूत सामने आए कि पंजाब पुलिस ने 10 लाख रुपए देकर यह झूठी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाई। अगर वीडियो वाकई में फर्जी था तो फिर फर्जी रिपोर्ट बनवाने की क्या जरूरत थी? भगवंत मान के लिए इन सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा। आज केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से रिलेटेड भी इसी तरह की खबर आई। पुलिस वालों पर जातिवादी कमेंट्स करने के जुर्म में पंजाब के शेड्यूल कास्ट कमीशन ने बिट्टू को सजा दी है। बिट्टू को 4 धार्मिक स्थलों पर जाकर माथा टेकना होगा। कमीशन ने कहा कि रवनीत बिट्टू अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अलावा डेरा ब्रह्मदास, भगवान वाल्मीकि के डेरे और डेरा बल्ला पर जाकर शीश झुकाएं, अपने किए पर पछतावा जाहिर करें। असल में पिछले महीने पंजाब के धूरी में बीजेपी के लोकल लीडर को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस नेता को छुड़ाने के लिए रवनीत बिट्टू पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वहां उनकी कुछ पुलिस वालों के साथ बहस हो गई। गुस्से में रवनीत बिट्टू ने पुलिस वालों पर जातिवादी कमेंट कर दिया। पुलिस के साथ हुई झड़प का वीडियो रवनीत बिट्टू ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पंजाब के अनुसूचित जाति आयोग ने इसी वीडियो का संज्ञान लिया। आज रवनीत बिट्टू चंडीगढ़ में एससी कमीशन के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा उनसे गुस्से में गलती हो गई, उन्हें इसका पछतावा है। बिट्टू ने कहा कि अपने बयानों के लिए वो पहले ही अफसोस जता चुके हैं, उनसे गलती हुई थी, वो एक बार फिर से माफी मांगते हैं। एक पुलिस के एसएचओ ने मेरे आगे, अभी की मिनिस्ट्री का कॉन्वॉय है, तो सड़क रोड चल रही है, ये नहीं था कि रोड बंद हो मैं उस पर जा रहा हूं, उसके आगे गाड़ी लगा के एक मिनिस्टर को, एक पुलिस जो बिल्कुल गुंडागर्दी जो होती है उसे रोक लिया मुझे। तो मैं जब आगे बढ़ने के लिए कह रहा था तो वो पीछे से जो प्राइवेट वर्दी में नहीं थे लोग, वो एसएचओ थे क्या थे, वो कहने लगे हम तो फलाने सरदार हैं, हम फलाने हैं। मैंने कहा भाई इस देश में कोई सरदार हो, कोई एससी हो, कोई हिंदू हो, कोई ओबीसी हो, वो किसी से कम है? तो वो 2 चीजें जो मैंने कही उसमें जो नहीं कहने चाहिए थी वो मैंने कही, तो जिसका अगले दिन ही मुझे भी उसी टाइम एहसास हो गया था। आखिर मैं पर उस लड़ाई में, गुस्से में, जोर जवाई में वो चीजें कही गई, तो जिसको मैंने एकदम माफी भी मांगी। उन्होंने उससे आगे बढ़ के ये बात कही भी ये हमारा जो पंजाब है ये गुरुओं का, पीरों का, पैगंबरों का, यहां पर डेरे हैं, तो आप दरबार साहब जहां से सब जात पात, 4 दरवाजे हैं, स्नान करना है तब भी कोई जात पात नहीं, लंगर पंगत में बैठ में छिकना है कोई जात पात नहीं, वहां जाके एक और मैसेज जाएगा। रवनीत बिट्टू ने अच्छा किया कि उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली, इसीलिए पछतावा करने और गुरुद्वारों में मत्था टेकने से काम चल जाएगा। अगर भगवंत मान भी अपनी गलती मान लेते, माफी मांग लेते, तो शायद इतनी फजीहत ना होती। अब बात बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर की। भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए आज महापंचायत हुई। भोजपुर में भरत तिवारी के गांव बिलौटी में सुबह सुबह ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। गांव और आसपास के इलाकों में भरत तिवारी के पोस्टर और बैनर लगाए गए। लोगों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की। महापंचायत में जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर भी शामिल हुए। महापंचायत में तय किया गया कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के विरोध में पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। हालांकि सरकार भी इस केस को लेकर एक्टिव है। भरत तिवारी की मां की शिकायत पर एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में डीएसपी राजेश शर्मा, एसएचओ राजेश मालाकार और 3 अन्य पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हैं। डीएसपी राजेश शर्मा को हटा दिया गया है, लेकिन महापंचायत में शामिल लोगों ने कहा कि सरकार का एक्शन सिर्फ दिखावा है, वरना मामला तो बिल्कुल साफ है। वीडियो फुटेज सामने है। भरत ने पिस्तौल फेंक दी थी, सरेंडर कर दिया था। भरत के माता पिता ने उसे पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया था। इसके बाद
उसे 5 गोलियां मारी गई और एनकाउंटर की झूठी कहानी रची गई। महापंचायत में तय किया गया कि सरकार से इस केस की जांच रिटायर्ड जज के बजाय हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की जाएगी। महापंचायत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा, इस मामले में सिर्फ 2-4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उन्होंने पुलिस को हथियार उठाने वाले अपराधी का एनकाउंटर करने की इजाजत दी है, इसलिए सम्राट चौधरी को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर भरत तिवारी के परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन होगा, पूरा समाज सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। और ये माँ जी और भरत भूषण तिवारी जो यहाँ से चले गए इस दुनिया से, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाभी, उनके परिवारजन वो अकेले नहीं हैं और उनको हमारी जरूरत नहीं है, पूरा समाज इनके साथ खड़ा है। न्याय का मतलब है कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों का भी जांच हो जिनके कहे पर यह हत्या को अंजाम दिया गया है। तो 4 कांस्टेबल के सस्पेंशन से बात नहीं रुकेगी। न्याय का मतलब है कि इस राज्य के मुखिया को बताना पड़ेगा कि जब वो खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि डीजीपी ने हमको खबर दी है कि एक लड़का है जो हमको गोली बंदूक दिखा रहा है, तो मैंने कहा है, ये सम्राट चौधरी का बयान है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पुलिस को कोई बंदूक कैसे दिखा रहा है। मेरे भाई, ये बिहार में एक ऐसे संवेदनशील नेता का बोलने का परिणाम है जो ये समझता है कि पुलिसिंग का मतलब है गोली चलाना। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है, पुलिस का काम समाज की रक्षा है। और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा कि उन्होंने घोषणा की है। अभी तक ये नहीं बताया है कि उस जांच में कौन जांच करेगा, उस जांच की परिधि क्या होगी, उस जांच में क्या गृह मंत्री के भूमिका की भी जांच होगी, क्या एसटीएफ के उस पदाधिकारी की जांच होगी जिसने पटना से मारने का आदेश दिया है, क्या उस मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई होगी जिसने गोली चलाने का आदेश पर साइन किया है। आज की महापंचायत में ज्यादातर दलों के सवर्ण नेता पहुंचे थे। कोई पूर्व विधायक था, कोई पूर्व मंत्री, सबने इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय तिवारी ने कहा कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोगों का मांग है कि दोषी पुलिसकर्मियों की अविलंब गिरफ्तारी हो, भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिले और पीड़ित परिवार के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। लेकिन एफआईआर तो हो गया है। एफआईआर हुआ तो गिरफ्तारी कहाँ हुई? खानापूर्ति वाली एफआईआर हुई। इस मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। अन्य जातियों के जो नेता हैं, जो सवर्ण नहीं हैं, उनका रुख थोड़ा अलग है। आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कोई महापंचायत कर रहा है तो करे, सबको अपनी बात कहने का हक है, कानून अपना काम कर रहा है, मामले की जांच हो रही है, अगर किसी ने गलती की होगी तो उसे सजा मिलेगी। पर महापंचायत हो, महाकुंभ हो, सबसे हम लोगों को क्या मतलब है? ठीक है, अपना लोगों की जो भावना है, अपना लोग अपने भावना व्यक्त कर रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, उस सबसे हम लोगों का कोई लेना नहीं। विक्षिप्त आदमी सरेंडर कर दिया, क्यों मारोगे तुम? क्यों मारोगे तुम? तुम पकड़ते, मारते, 10 डंडा मारते, उसको थाना ले जाते, थाना में उसका मेडिकल जांच कराते, अगर पागल था तो उसको इलाज के लिए भेजते। सब व्यवस्था है ना, न्यायिक जांच हुआ ही है, सब कुछ हो ही रहा है। तो सरकार तो इकबाल से चलता है ना, वो चल रहा है। हाँ, घटना किसी एक व्यक्ति ने अपने आक्रोश से कर दिया, आक्रोशित होकर कर दिया था, अब उसका भद पिट रहा है हम लोगों के ऊपर भी। लेकिन सरकार तो एक्ट कर रही है ना, सरकार तो प्रयास कर रही है ना। घटना हुए सर काफी दिन हो गए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। नहीं, सम्राट चौधरी को अब है क्या, एक जगह घटना होगी, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो जहाँ जहाँ घटना होगा वहाँ भी जाना पड़ेगा। नहीं तो कहेगा कि वो पंडित जी के यहाँ चल गए, दलित के यहाँ नहीं गए, फलाना के यहाँ नहीं गए। अभी हो गया 2 दलित को मार दिया नालंदा में, तो पुलिस एक्ट की ना भाई। लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने तो साफ साफ कहा कि भरत तिवारी के एनकाउंटर पर इतना हल्ला मचाया जा रहा है, लेकिन यादव, सहनी और दूसरी जातियों के लोगों के एनकाउंटर भी होते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता। मुकेश सहनी ने कहा कि इस मामले में सरकार ने तेजी दिखाई,
लेकिन दूसरी जातियों के साथ अन्याय होता है तो सरकार भी खामोश हो जाती है। देखिए, इस तरीके से इनकाउंटर बहुत हो रहा है भाई। ये तो तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ तो पूरा बिहार और देश में बहुत ज्यादा चर्चित है। इससे पहले आप देखिए तो कितने दर्जनों बैकवर्ड पिछड़ा दलित को पैर में गोली मारा जा रहा है, कितने समाज के लोगों, गरीब लोगों को मारा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आज व्यक्ति विशेष के परिवार तक पहुंचा है तो ये मामला बढ़ा है। तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि जितना तिवारी जी के हत्या में लोग जागरूक है, उतना ही कभी सहनी जी का हत्या हो, कभी यादव जी का हत्या हो, कहीं अब्दुल का हत्या हो, इनकाउंटर हो, फर्जी इनकाउंटर, उसमें भी इस तरीके से लोगों को खड़ा होने की आवश्यकता है। जब आज उनके ऊपर हुआ तो निश्चित तौर पे सभी लोग खड़े हैं, लेकिन गरीब पिछड़ा दलित का इनकाउंटर रोज आए दिन हो रहा है तो उस पर कोई खड़ा होने की नहीं हो रही, इसलिए आज उनका हुआ है। तो समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, बिहार के हर एक नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। इनकाउंटर किसका भी हो, फर्जी इनकाउंटर हो, तो उसमें सभी लोगों को खड़ा होने की आवश्यकता है। आज देखिए किस तरीके से सरकार कटघरे में है, किस तरीके से जांच कमेटी बैठ गई है, चीजें हो रही है। वो कभी पिछड़ा दलित का भी इनकाउंटर हो तो उसमें भी इस तरीके से सरकार खड़ा हो तो मैं समझूंगा। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन एक बात में सब सहमत हैं कि एनकाउंटर फर्जी था। जिसने सरेंडर कर दिया था उसे पुलिस ने गोलियां मार दी। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर कोई हथियार फेंक दे, शरण में आ जाए, सरेंडर कर दे तो उसका वध नहीं किया जाता। भरत तिवारी के साथ अन्याय हुआ, वो बिहार जाएंगे, भरत तिवारी के परिवार वालों से मिलेंगे। इसके बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भरत तिवारी की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे से कर दी। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी ने अपनी जान देकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर दी है। यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये भरत तिवारी और कोई नहीं है, ये स्वतंत्रता आंदोलन का मंगल पांडे है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन मंगल पांडे से शुरू हुआ था, उसको फांसी पर लटकाने से शुरू हुआ था, ऐसे ही ये जो काले अंग्रेज बैठे हैं, जो अंग्रेजों की ही भाषा बोल रहे हैं, इस देश की जनता को इस देश की जनता नहीं मान रहे हैं। अरे जब हम धरना प्रदर्शन करते थे तो उस समय अंग्रेज की सरकार हमारे ऊपर लाठीचार्ज करती थी। अब हमारी सरकार भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज करती है और हमारी सरकार के सामने हमको मांगने के लिए मरना पड़ता है। इसका मतलब है कि अभी तक अंग्रेजियत इनकी गई कहाँ है। इस अंग्रेजियत को छुड़ाने के लिए उस लड़के ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखा करके सामना किया। आपने उसको मार दिया, ठीक है, आपके पास ताकत थी, आपने मार दिया, लेकिन व्यक्ति को मार सकते हो, विचार को नहीं मार सकते हो। हमारा ये मानना है कि भरत तिवारी, ये जो इस समय के काले अंग्रेज बैठे हुए हैं सत्ता में, इनके विरुद्ध संघर्ष जो होने वाला है स्वतंत्रता आंदोलन, उस आंदोलन का पहला क्रांतिकारी बलिदानी है। इसलिए बाबा बागेश्वर अगर वहां जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्रांतिकारियों का समर्थन करिए, इन लूटने वाली और प्रजा को डरा करके धमका करके रखने वाली सरकारों का नहीं। बाबा बागेश्वर का अगर ऐसा वक्तव्य वहां से आएगा कि सरकार गलत है और ये सही था, तब तो हम मानेंगे। और अगर वहां लीपापोती करने वो भी जा रहे हैं तो फिर हमको भी शंका उनके ऊपर भी हो जाएगी। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा इस मामले में न्याय जरूर होगा। भरत तिवारी के परिवार वालों ने जो जो मांगे रखी हैं उन्हें पूरा किया गया है। अब न्यायिक जांच हो रही है, सच बाहर आएगा और दोषियों के खिलाफ एक्शन भी होगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जिन जिन चीजों का डिमांड जहां जहां से आया, वो सब चीजों को उन्होंने देखते हुए न्यायिक जांच की भी घोषणा की। पहले पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया, अब डीएसपी को भी हटा दिया। मुझे ये लगता है कि सभी को इस बात को समझना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास पे काम में लगे हैं। और दूसरी बात कि जब न्यायिक जांच की घोषणा हो गई तो इंतजार सबको करने हैं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट क्या आ रही है, और एक बार जब रिपोर्ट आएगी तो दोषी पे कार्रवाई होगी। इसको लेकर के कहीं का माहौल बिगाड़ना, लोगों को उकसाना, इन सब चीजों से सबको बचना चाहिए। महापंचायत बैठ गए हैं, आज लोग वहां पे कर रहे हैं बड़े स्तर पर, इस तरह से जुटान हो रहा है। प्रशांत किशोर भी वो भी पहुंचे भाई, सब जा रहे हैं, हम कहाँ किसी को रोक रहे हैं। लेकिन हमारा कंसर्न यही है कि जो लोगों ने अभी तक डिमांड किया, कहा न्यायिक जांच हुआ,
कहा डीएसपी हटाओ, डीएसपी हटा। तो पहले दिन ही पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया। कुल मिला के सरकार तो खड़ी है ना साथ में, सरकार परिवार के साथ खड़ी है। जो दोषी होंगे न्यायिक जांच की रिपोर्ट आएगी, सरकार कार्रवाई करेगी। इस बात में तो सबकी राय एक है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर फर्जी था, ये मर्डर है। वीडियो में वो पिस्तौल फेंकते हुए सरेंडर करते हुए साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी पुलिस ने उसके सीने में गोली मार दी। दुर्भाग्य की बात है कि इतना क्लियर कट केस होने के बाद भी बिहार में ये जातियों की ताकत दिखाने का मामला बन गया है। सारे सवर्ण एक तरफ हैं, वो सिटिंग जज से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। जिन पुलिस वालों ने गोली मारी उनको फांसी पर चढ़ाने की बात कह रहे हैं। अन्य जातियों के नेता इतना कहकर रुक जाते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। इस मामले को इतना तूल देने की क्या जरूरत है? उनकी प्रॉब्लम यह है कि एक ब्राह्मण नेता के एनकाउंटर को इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है। मुझे लगता है ये पॉइंट ब्लैंक मर्डर का केस है, वीडियो पर है, इसे जाति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह का फर्जी एनकाउंटर करने वालों को सजा मिले, ताकि कोई किसी भी जाति का हो, किसी के साथ इस तरह का फर्जी एनकाउंटर दोबारा ना हो। अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में अंडे अब सियासत का इशू बन गए हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि मिड डे मील में स्कूली बच्चों को अंडे मिलेंगे या नहीं। असल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में मिड डे मील का कॉन्ट्रैक्ट इस्कॉन को देने का फैसला किया है। इस्कॉन के किचन में तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी नहीं होता, इसलिए विरोधी दलों ने सरकार से पूछा क्या बच्चों को मिड डे मील में बॉइल्ड एग नहीं मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि उन्हें इस्कॉन से दिक्कत नहीं है, उन्हें बच्चों की सेहत की चिंता है। अगर मिड डे मील में अंडे नहीं मिलेंगे तो बच्चों को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। इस्कॉन हमारा रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है जी, ये बच्चे लोगों को तो खाने का एक प्रॉब्लम है। वो उसको ये अब देखिए, एक खाना नहीं चाहता है, उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। लेकिन ये मिड डे मील में ये अंडा एक ऐसा चीज है, ये बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। ये न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए भी ठीक है, और बच्चे के लिए, बच्चे को साइकोलॉजी में ये अंडा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो अगर इस्कॉन मिड डे मील तैयार करेंगे तो वो तो धार्मिक प्रतिष्ठान है, उसको तो वेज करना पड़ेगा। तो बच्चे लोगों का मेनू नॉन वेज से वेज हो जाएगा और अंडा बाद चला जाएगा। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट होगा, ये डिसीजन रिकॉन्सिडर कीजिए। मिड डे मील कोई धार्मिक प्रतिष्ठान से नहीं होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के मेजॉरिटी वाले गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी ने इस मामले में कुणाल घोष को सपोर्ट किया। ऋतव्रत ने कहा कि बंगाल में ज्यादातर लोग नॉन वेज हैं, इसलिए बच्चों को मिड डे मील में कम से कम बॉइल्ड एग तो मिलना ही चाहिए। जहां तक प्रोटीन का सवाल है, प्रोटीन में जैसा मसूर का दाल दिया जाता था, तो मसूर का दाल भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस्कॉन मसूर का दाल नहीं देगा। तो ये जो प्रोटीन, और जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में जो 5000 हम लोगों का जो एंसेस्टर लोग यहाँ 5000 साल पहले से रह रहे हैं, तो ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा माने चला आ रहा है। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है। तो मिड डे मील में जहाँ प्रोटीन का सवाल है, अंडा एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, मसूर का दाल एक बहुत जरूरी प्रोटीन है, तो ये हटाना ठीक नहीं है। ये इस्कॉन को देने से जो होगा, तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा, तो बंगाल का पैमाने में ये ठीक बात नहीं है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब मैं आपको इस्कॉन की बात सुनवाता हूं। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने कहा कि प्रोटीन का सोर्स सिर्फ अंडा नहीं होता, दालों में, पनीर में भी प्रोटीन होता है। इस्कॉन इस तरह की चीजें मिड डे मील में बच्चों को देता है, इसलिए विरोध करने वाले बच्चों के पोषण की चिंता न करें। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर अंडा नहीं दिया जाएगा, मांस नहीं दिया जाएगा तो पोषण कैसे होगा। लेकिन इस्कॉन 2004 साल से मिड डे मील हम लोग दे रहे हैं, और लगभग 12 लाख बच्चे हमारे मिड डे मील को ग्रहण करते हैं पूरे भारत में। तो आज तक इसको लेके कभी प्रश्न कहीं से नहीं उठा। जो इस्कॉन का जो फूड होता है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, और हम जानते हैं कि जो वेजिटेरियन अल्टरनेटिव है प्रोटीन का,
उसमें बहुत कुछ ऐसे हैं जैसे सोयाबीन चंक्स होते हैं, उसमें अंडे से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। फिर राजमा है, कई प्रकार की दालें होती हैं, पनीर होता है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। तो जो भी वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन का, वो हमारा जो डाइटिशियन है वो लोग प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अनुसार ही हम लोग मील को बनाते हैं। और अगर आज देखें तो विराट कोहली से लेके बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो लोग वेजिटेरियन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। विदेशों में एक ऐसा ट्रेंड हो गया है कि लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं, वीगन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड पूरे विश्व में है और वो लोग अपने हेल्थ के लिए ही वेजिटेरियन हो रहे हैं। तो इसको लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि पनीर महंगा है, बच्चों को पनीर का एक टुकड़ा देने से काम नहीं चलेगा। नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमान तो आमतौर पर नॉन वेज ही खाते हैं, ज़्यादातर गरीब इसीलिए अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्योंकि मिड डे मील में अंडा मिलता है। ये फैसला गरीबों के लिए ठीक नहीं है। देखिए बात क्या है, इस्कान का बात इधर नहीं है, न्यूट्रिशन का बात है। मिड डे मील दिया जाता है न्यूट्रिशन के लिए। बंगाल में ऐसा बहुत फैमिलीज हैं, उनके लड़का को स्कूल सिर्फ इसीलिए भेजता है, वो जाएगा कम से कम एक टाइम का अच्छा खाना मिलेगा इसीलिए। अंडा छोड़ के आपको क्या बोला कि सोयाबीन और क्या बोला है कि देने के लिए, लेकिन आप रजमा बोला, आप रजमा को देखो आज का पनीर दे रहा है, बोल रहा है कि देंगे। 2 अंडा का दाम आज के डेट में 12 रुपया, लेकिन आज 14 हो गया क्योंकि अभी अंडा जो फेंकने का माहौल चल रहा है बंगाल में। 14-15 रुपया हो जाएगा 2 अंडा। लेकिन अब उतने रुपए में आप कितना पनीर मिलेगा, आपको राजमा कितना मिलेगा, बहुत कम होगा। तो उसका जो जितना परसेंटेज लेना था उतना किलोग्राम में ही होगा, उसमें इसमें दिक्कत होगा। बहुत क्वेश्चंस है। अंडों को लेकर डिबेट बहुत पुरानी है। ये सही है कि अंडों में प्रोटीन होता है, कॉस्ट भी कम होती है, पर अगर इस्कॉन खाना बनाएगा तो उसमें तो अंडे नहीं हो सकते। अब इस्कॉन को ये साबित करना पड़ेगा कि वो बिना अंडे के भी बच्चों को अच्छी डाइट दे सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों को अच्छा, स्वादिष्ट और स्वस्थ रखने वाला भोजन मिले। अब आपको मुंबई का हाल दिखाता हूं। आज मॉनसून की पहली बारिश में ही पूरी मुंबई पानी पानी हो गई। बारिश से लोगों को राहत मिली, लेकिन वाटर लॉगिंग ने मुंबई के लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। पिछले 24 घंटे में मुंबई के कुछ इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। मुंबई में मॉनसून 14 दिन की देरी से पहुंचा है, लेकिन पहली ही बारिश में इतनी बरसात हो गई जितनी पूरे महीने में होती है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, अंडरपास बंद हो गए, लोग जगह जगह फंस गए। तो मुंबई के मेयर रितु तावड़े हालात का जायजा लेने निकली, लेकिन किंग सर्कल के पास मेयर के सामने ही बीएमसी का एक कर्मचारी खुले नाले में गिर गया। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उसे तुरंत बाहर निकाल लिया गया। जब मेयर से पूछा गया कि बीएमसी ने मानसून से पहले नालों की सफाई क्यों नहीं करवाई, जब बीएमसी के कर्मचारी खुले नाले में गिर रहे हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा। इस पर रितु तावड़े ने कहा कि बीएमसी का कर्मचारी तो अपनी गलती से नाले में गिर गया था, नालों की सफाई की गई है, इसीलिए इतनी ज्यादा बारिश के बाद भी हालात खराब नहीं हुए। मैं खुद परेशान हूँ कि ये इंसान क्यों आया वहाँ पे। उसकी इंक्वायरी मैंने लगाई है, बीडे मैडम को आज ही लेटर दिया है कि मला कळत नहीं है हा पर्पसली का आला, जबकि वो वहाँ का मुकादम है। अब हमको, मैं वहाँ पे अगर आ रही हूँ तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे बैरिकेड्स लगा है, वहाँ जाना नहीं चाहिए। ये इंसान वैसे कैसे आ सकता है, वो भी वहाँ का मुकादम होते हुए। वो व्यक्ति कोई काम नहीं था आपके दौरे में? नहीं, काम हो भी सकता है, लेकिन जब एक मुकादम है, वहाँ का जो वर्कर्स है उसको तो हर एक जाली मालूम होती है कि इस रोड के साइड में कितनी जालियां लगे, तो उसको काउंटिंग मालूम है। और उसको इतना भी मालूम होना चाहिए कि बैरिकेड्स लगे मतलब वो ओपन है, आधा ओपन है जाली क्लीन करने के लिए। वहां पे क्लीनिंग का काम चालू है, लेकिन वो व्यक्ति 2 बैरिकेड्स के बीच में आया, सामने ही मैं खड़ी थी और वो पूरा मैं जायजा ले रही थी, वो आके उसमें गया। फिर बाद में मुझे बाहर आके बोलते सॉरी या मैडम। मैंने बोला अरे बंदा तू गया ही कि आया ही क्यों यहाँ पे।
मुंबई में हर बार की यही कहानी है, बारिश होती है, पानी भर जाता है, लोगों को परेशानी होती है। इसकी एक बड़ी वजह तो बीएमसी की लापरवाही है, एडवांस में काम नहीं होता। इसके साथ साथ मुंबई जितने लोगों के लिए बनी है उससे 3 गुना ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रेशर है, थोड़ी सी बारिश होने से सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। अब बात पुणे के उस मर्डर केस की जिसकी डिटेल सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुणे में एक लड़की ने अपने होने वाले पति को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो किसी और के प्रेम में थी। इस मर्डर में लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसका साथ दिया। खौफनाक मर्डर को अंजाम देने वाली इस लड़की का नाम है सिया गोयल। सिया ने केतन अग्रवाल के साथ एंगेजमेंट की, उसके साथ पार्टियां की, बर्थडे पार्टी प्लान की। इसी दौरान सिया ने उस जगह की रेकी की जहां वो केतन का मर्डर करना चाहती थी। हत्या कैसे करनी है, कब करनी है, सिया ने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। एक बार प्लान फेल हो गया तो दोबारा केतन को उसी जगह ले गई और पहाड़ से धक्का देकर मार दिया। सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर इस तरह की प्लानिंग की कि किसी को उसके खौफनाक इरादों पर जरा भी शक नहीं हुआ। सिया ने ही केतन को पहाड़ से धक्का देने के बाद पुलिस को कॉल किया, फिर केतन के घर जाकर रोई। सोशल मीडिया में केतन की मौत पर दुख भरे इमोशनल पोस्ट किए, लेकिन केतन के परिवार वालों को यकीन नहीं था कि उनका बेटा पहाड़ से गिर सकता है, क्योंकि केतन अच्छा ट्रैकर था। परिवार वाले लोहागढ़ किले पर गए, मौके पर जाकर देखा। इसके बाद पुलिस से कहा कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, केतन की मौत की जांच हत्या के एंगल से की जाए। जांच शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, सिया के फोन की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने केतन अग्रवाल की हत्या के आरोप में सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में दोनों ने माना कि केतन खुद ऊंचाई से गिरकर नहीं मरा, उसे मारा गया। दोनों ने मिलकर केतन का मर्डर किया है। 18 तारीख को हमारे यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था कि 2 पर्यटक आए थे, उनमें से एक लड़का गिर गया और उसका डेथ हुआ है। तो हमारे यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर्ड हुआ था। वो रजिस्टर्ड होने के बाद फिलहाल शुरुआती दौर में किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन उसका जो इन्वेस्टिगेशन किया और फैमिली ने उसका जो कैरेक्टर बताया उस हिसाब से वो लड़के को वहाँ पे इतना रिस्की पॉइंट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फैमिली को भी ये डाउट था कि इतनी धोखादायक जगह पे वो कैसे गया। और उसके बाद हमने जो इन्वेस्टिगेशन की थोरोली किया, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस, टाइम लाइट वगैरह सब चेक किया। उसके बाद हमको शक हुआ, फिर हमने कॉल डिटेल्स निकाले लड़के के, तो उसमें लव ट्रैंगल का इशू सामने आया। उन्होंने प्री प्लान करके मर्डर किया। इस मर्डर केस की जो डिटेल्स सामने आई हैं वो ऐसी हैं जैसे कोई फिल्म की स्टोरी हो। केतन अग्रवाल के परिवार का पुणे में रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है। केतन बॉस्टन से पोस्ट ग्रेजुएट था, परिवार के बिजनेस में शामिल था। 26 साल के केतन की सगाई 25 फरवरी को सिया गोयल के साथ हुई। सिया ने सगाई के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, ये दिखाने की कोशिश की कि वो सगाई से कितनी खुश है। नवंबर में शादी की तैयारी थी। राजस्थान में पैलेस बुकिंग होने वाली थी। मुंबई से रिश्तेदारों को राजस्थान ले जाने के लिए चार्टर प्लेन्स की बुकिंग की जा रही थी, लेकिन केतन के परिवार वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सिया के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि सिया ने इस तरह का कोई क्लू ही नहीं दिया। वो केतन की मां के साथ शॉपिंग के लिए गई, लगातार उनके घर आती जाती रही। 19 जून को सिया का बर्थडे था। 19 मई को उसने केतन से कहा कि वो उसका बर्थडे पूरे महीने तक मनाए। 19 मई से केतन उसे रोज विश करता था और रोज गिफ्ट देता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तेरी आंखें तो परफेक्ट पिच पैन रही है मेरे लिए, द ब्राउन कलर एंड योर इसे क्या बोलते हैं, सॉरी, इसी दौरान सिया ने केतन से कहा कि वो लोहागढ़ के किले पर जाना चाहती है। केतन उससे 14 जून को लोहागढ़ ले गया। उसी दिन सिया ने केतन को किले के ऊपर से धक्का दिया,
लेकिन केतन ने कुछ झाड़ियों को पकड़ लिया, वो बच गया। तो सिया ने नाटक किया, वो चिल्लाई कि सांप है, सांप है। उसने केतन से कहा कि अचानक सांप आ गया था, इसलिए वो डिसबैलेंस हुई और केतन को धक्का लग गया। लेकिन जांच में पता लगा कि सिया ने 14 जून को ही केतन की हत्या की कोशिश की थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को भी बुलाया था, लेकिन चेतन वहां नहीं पहुंच पाया। तो सिया ने खुद ही केतन को धक्का दिया, लेकिन वो बच गया। 31 मई 2026 को ये लोहगढ़ किले पे घूमने गए। वहाँ जाके आके अब ऐसा लगता है कि उसने वो रेकी कर ली फर्स्ट टाइम में है। 31 मई 2026। उसके बाद उसने इमीडिएट जिद करी कि 5 तारीख को फिर से जाना है। 5 जून को वापस से जाना है बोले बाद उसने घर पे उसके मम्मी से बात की कि सिया बहुत जिद कर रही है, जाना है। तो उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं जाना। बट वो सुनी नहीं रही थी, उसका ऐसा था कि नहीं जाना है, जाना है, जाना है। लकीली उसके कुछ अर्जेंट मीटिंग्स आ गई तो वो कैंसिल हो गया। फिर उसने वापस से जिद करना शुरू किया कि अपने को वापस लोहगढ़ जाना है, लोहगढ़ जाना है। तो फिर उसने 14 तारीख को जिद किया कि लोहगढ़ जाना है। बोले आपने 5 को भी जाने को नहीं दिया, बाली भी नहीं गए, तो अभी लोहगढ़ तो चलेंगे। तो मैं सोचा चलो ठीक है। तो लोहगढ़ चले गए दोनों। वहाँ जाने के बाद उसने केतन को उसी स्पॉट से धक्का दिया। धक्का देने के बाद केतन ऐसा थोड़ा पीछे जाके लड़खड़ाते गिरने लग गया। तो उसके हाथ पे कुछ छोटे पेड़ थे, वो लग गए, उसको उसने पकड़ लिया, बच गया। जैसे ही इसको दिखा कि वो बच गया, उसने जोर से चिल्लाना किया कि सांप आया, सांप आया, सांप आया। इसके बाद सिया ने एक बार फिर 18 जून को केतन से लोहागढ़ चलने की जिद की। केतन उसके साथ चला गया। दोनों के पीछे पीछे सिया का बॉयफ्रेंड चेतन भी पहुंचा। जैसे ही सिया ने इशारा किया तो चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को किले के ऊपर से धक्का दे दिया। केतन 400 फुट नीचे खाई में गिरा, उसकी मौत हो गई। सिया ने हत्या को हादसा बताने की कोशिश की, पुलिस को फोन किया, रोने की एक्टिंग की। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट मानकर केस भी दर्ज कर लिया। लेकिन जब परिवार वालों ने शक जताया तो हत्या के एंगल से जांच हुई। जांच में पता लगा यह मर्डर ही था। सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को मारा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो सिया और केतन के पीछे पीछे लोहागढ़ जाते हुए एक तीसरा शख्स दिखाई दिया। इस व्यक्ति ने हुडी पहनी हुई थी। इससे पुलिस को शक हुआ, क्योंकि 18 जून को लोहागढ़ में गर्मी थी, टेम्परेचर 33 डिग्री था। इतनी गर्मी में कोई शख्स हुडी पहनकर क्यों जाएगा, यह देखकर पुलिस के कान खड़े हुए। इसके बाद पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल्स चेक की तो पता लगा कि सिया चेतन चौधरी नाम के एक लड़के के साथ 1 साल से संपर्क में थी। 1 जनवरी से 18 जून के बीच दोनों के बीच 2004 बार फोन पर बात हुई। इसके बाद पुलिस ने सिया से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बता दिया कि हुडी पहने जो शख्स दिखाई दे रहा है वो चेतन चौधरी है। उसने चेतन के साथ मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या की है। हत्या की वजह सिर्फ यही थी कि सिया गोयल केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी। सिया ने पुलिस को बताया कि उसने इंटरनेट पर मर्डर के कई तरीके सर्च किए। इसके बाद उन्होंने खाई में धक्का देने की प्लानिंग की, इसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। चेतन अपना फोन पुणे में ही छोड़कर आया था, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। सिया ने चेतन से कहा कि पहाड़ की चोटी पर जब वो बैठ जाए, थकने का बहाना करे, तो इसे धक्का देने का सिग्नल समझे। 18 जून को पहाड़ की चोटी पर सिया ने सिग्नल दिया तो चेतन चौधरी ने केतन को पहाड़ से धक्का दे दिया। तो हमें क्या लगा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहीं तो भी से गिर गया होगा। फिर हमने सिया को बहुत कॉल किए, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर कई कॉल बाद उसने फ़ोन उठाया तो मैं बोला बेटा कहाँ से गिरा, तो बोला हम ऊपर पूरा फोर्ट चढ़ गए थे और ऊपर से गिरा। तो मैं कभी लोहगढ़ गया नहीं था, लेकिन कोई भी फोर्ट तो हाइट पे ही होता है, कोई फोर्ट तो ऐसा नीचे तो होता नहीं। गिर गया जब बोल रही है तो फिर हम यहाँ से निकले। बीच रास्ते में ही उसने किसी पुलिस वाले से मेरी बात कराई तो ही सेड ही इज़ नो मोर। लेकिन हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि उसका कोई रिएक्शन ऐसा था नहीं। बॉडी लेके आए तब भी उसका कोई ऐसा बहुत रिएक्शन नहीं था, लेकिन हम हमारे दुख में थे।
तो हमने कोई उसका तरफ ध्यान से देखा नहीं, और उसने वो लड़का वहाँ बुला के रखा था। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि वो लड़का उनके 10-20 फुट आगे पीछे चल रहा है। वो उसको इशारे कर रही है, रुक जा, चल आगे। हाथों के इशारे सीसीटीवी कैमरे में क्लियर दिख रहे हैं। फिर वो आगे पीछे वहाँ ऊपर तक गए। उन्होंने एक कोड बना रखा था कि वो उसको एज पे खड़ा करेगी। एज पे खड़ा करते ही वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाएगी। जैसे वो ज़मीन पे बैठेगी तो समझना ये उसके लिए इशारा है और उसको गिराना है। केतन को मारने के लिए सिया बहुत जल्दी में थी। वो जल्दी से सब खत्म कर देना चाहती थी। केतन प्री वेडिंग शूट के लिए सिया के साथ बाली जाना चाहता था। केतन ने अपनी बहन और सिया के भाई के टिकट बुक कराए। मुंबई एयरपोर्ट से चारों को फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन एयरपोर्ट जाते वक्त रास्ते में सिया ने चुपके से केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया। इस चक्कर में बाली टूर कैंसिल हो गया। टूर कैंसिल होने के बाद सिया ने दुखी होने का नाटक किया। केतन के पिता विशाल अग्रवाल को फोन किया, रोते हुए कहा कि उसे हर हाल में 2 दिन के अंदर पासपोर्ट चाहिए। तब कोई नहीं समझ पाया था कि उसके मन में क्या चल रहा है। केतन के पिता ने कहा अब उन्हें समझ आ रहा है कि सिया ने जल्दी से जल्दी केतन को खत्म करने की प्लानिंग की हुई थी, इसलिए उसने बाली जाने का प्लान जानबूझकर कैंसिल कराया। जैसे ही गाड़ी में बैठे वो बैग सिया ने ले लिया उनसे। वो बार बार खोलने की कोशिश कर रही थी गाड़ी में, लेकिन केतन बोल रहा था मत खोल, गिर जाएंगे गिर जाएंगे। वहाँ से वो लोग खालापुर टोल नाके पे रुके, फूड मॉल पे। वहाँ ये दोनों चले गए स्टारबक्स में, वो भी गई साथ में, लेकिन वो उसी टाइम बोली कि मैं मोबाइल भूल गई। वापस वो गाड़ी में आई। वापस गाड़ी में आके उसने वो पासपोर्ट निकाला, टॉयलेट में जाके उसको फाड़ के उसको फ्लश कर दिया। जैसे ये मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचे तो केतन का एयरपोर्ट पासपोर्ट ये मिसप्लेस था, बाकी सबका था। तो उसी का जब प्री वेडिंग के लिए जा रहे थे तो बिना पासपोर्ट के जा कैसे पाएंगे। तो वो सोच के फिर उन्होंने बहुत ढूंढा। हमने यहाँ से कुछ आदमी वापस से खालापुर फूड मॉल पे भेजे कि कहीं मिलता है क्या देखने के लिए, लेकिन कहीं मिला नहीं। केतन अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसके दादा ने केतन की शादी के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। केतन की फैमिली ने सिया के बर्थडे के लिए महाबलेश्वर में पार्टी प्लान की थी। केतन के दादा ने सिया के बर्थडे गिफ्ट के लिए डायमंड का हार खरीद लिया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस बहू के लिए वो करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं, इतने सपने संजो रहे हैं, वही उनके सपनों का कत्ल कर देगी। ये किस्सा तो हमें दो सपने में भी नहीं था कि भाई ऐसा हो सकता है। अभी भी जब उसका बर्थडे मना रहे थे, उसके लिए मैं डायमंड का हार भी लेके आया, प्यार से लड़की के लिए, और लड़की के लिए लेके आया। 19 तारीख को जो वो था उसके लिए आपको आप गिफ्ट करने के लिए। लेकिन क्या करूं, क्या सारा लूट लिया तेरा, तो जीवन ही अधूरा हो गया। उस सोता हूँ तो भी वही दिखता है, उठता हूँ तो भी वही दिखता है। पता नहीं क्या भगवान ने उसको बुद्धि दी, हमारा सब कुछ छीन लिया उसने, सब कुछ छीन लिया। इसके ऊपर ही उनका जीवन था, दारोमदार था। मैं दादा होने के नाते मेरे लिए भी वो बहुत प्यारा था। सुबह शाम अभी भी यही याद आता है। आज सुबह भी ऐसे आया, केतन तूने ये नहीं किया, तो बस इतना बोलते बोलते बाबा हाँ आज करता हूँ। कभी उसने नाम नहीं कहा मेरे को मेरी जिंदगी में, और ये दुख दिखा के चला गया। हमारी सारी ख्वाहिशें खत्म हो गई। बहुत ख्वाहिश थी, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, शादी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जांच में ये बात भी निकल कर आई कि सिया बहुत ही शातिर है, चालाक है। एक तरफ उसने केतन से लोहागढ़ जाने की जिद की, प्रेशर डाला। दूसरी तरफ अपने घर वालों को बताया कि केतन ही उसे लोहागढ़ चलने की जिद करता है। मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। केतन की मौत के बाद उसके परिवार को लगा कि सिया की कोई गलती नहीं है, लेकिन जब सिया की मां ने केतन के परिवार के लोगों से बात की तो समझ में आया सिया ने सबको गुमराह किया। केतन की मां ने कहा कि वो चाहते हैं कि सिया के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और उसे ऐसी सजा मिले जिससे इस तरह की खौफनाक हरकत करने वाले से पहले कोई 100 बार सोचे।
हमको जब पता चला हम खुद शॉक थे उस चीज़ के लिए। जब 19 को हमको पता चला, 19-20 को जब बेटा आया नहीं तो हम खुद शॉक थे। और जब हुआ था सबसे पहले सिया की मम्मी का कॉल आया था और वो उसने खुद ब्लेम किया है कि आप आपके बेटे को हमेशा ट्रैकिंग के लिए क्यों भेजते हो। लेकिन जो बातें पता चली है तो सीआई जबरदस्ती हाँ, सीआई जबरदस्ती लेके गई है और सिया की मम्मी ने हमको कॉल करके बोला है मेरे को कि आप आपके बेटे को ट्रैकिंग के लिए क्यों भेजते हो। क्या लगता है वहाँ अपने घर में कुछ और बताती थी? घर में कुछ और बताती थी, हम मेरे को अलग कुछ बताती थी। मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। आज मेरा बेटा खोया है, मेरा बच्चा खोया है, बस मेरे बेटे को मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के लिए। क्योंकि मैं अभी 26 साल का लड़का, मेरे को एक लड़का एक लड़की है, लड़की मेरी छोटी है। आज मेरे बेटे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। ये रहा मेरा बेटा, इतना बोलूँगी। और मेरे को पुलिस की पूरा सपोर्ट चाहिए इस चीज़ के लिए। किले में ले जाकर अपने मंगेतर की प्लानिंग करके हत्या करने वाली लड़की ने पूरे समाज को चौंका दिया है। सबके मन में डर है, सवाल है। अगर उसे शादी नहीं करनी थी वो ना करती, माता पिता से लड़ती, जिस लड़के से शादी होनी है उससे कहती, उसके पेरेंट्स को बताती, जान लेने की क्या जरूरत थी। उसने कैसे सोच लिया कि वो हत्या करेगी और बच जाएगी? क्या उसे मालूम नहीं था कि पिछले साल भी इसी तरह का केस आया था? शादी के बाद सोनम नाम की लड़की अपने पति को हनीमून के लिए शिलोंग ले गई थी और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करती थी। ये बात जरूर परेशान करती है कि 2 महीने पहले 27 अप्रैल को शिलोंग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी। अब वो जेल से बाहर है। इसीलिए ऐसा ही केस दोबारा हो जाए ये बहुत चिंता की बात है। किसी लड़की के मन में ऐसा विचार भी कैसे आ सकता है, ये समाज के सामने बड़ा सवाल है। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने भीख मांगने वाले 23 बच्चों को आज स्कूल में एडमिशन कराया। हर्ष सांघवी ने अहमदाबाद को बेगर फ्री बनाने का अभियान शुरू किया है। नगर निगम के अफसरों को पुलिस के साथ मिलकर अहमदाबाद के मंदिरों, रेड लाइट्स और दूसरे इलाकों में भीख मांगने वालों को पकड़कर शेल्टर होम्स में पहुंचाने का आदेश दिया है। इसके बाद 2 दिन से भिखारियों को पकड़ने का अभियान चल रहा है। पुलिस और नगर निगम ने इस अभियान की शुरुआत की। इस मिशन के तहत 23 बच्चे भी जगह जगह भीख मांगते दिखाई दिए। हर्ष सांघवी ने इन बच्चों के हाथ में कटोरे की जगह किताबें देने का फैसला किया। आज इन बच्चों को वो अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचे, सबका एडमिशन करवाया। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि पिछले 2 साल में HCU और महिला सेल्फ फैक्ट्रियों में काम करने वाले 276 बच्चों को स्कूल भेज चुकी है। 33 लापता बच्चों का पता लगाया जा चुका है। जिन बच्चों से जबरन भीख मंगवाई जा रही थी, ऐसे 67 बच्चों को बचाया गया है। हर्ष सांघवी ने कहा कि गुजरात सरकार की मुहिम जारी रहेगी। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल की घंटी की आवाज नहीं सुनी थी, जिन्होंने जिंदगी भर सिग्नल पे खड़े हुए पुलिसमैन की सीटी की आवाज के माध्यम से ट्रैफिक की आवाज हमेशा सुनी थी। ऐसे बच्चों को आज स्कूल में पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अभी तक 276 बच्चों को भीख मांगते हुए बंद करवा के उनको स्कूल तरफ ले गए और उनके माता पिता की तरह स्कूल में हर महीने जाके ये बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत है नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ अहमदाबाद पुलिस ने ये काम को आगे बढ़ाया है। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बचपन से ही हाथ में कटोरे थे, कटोरे बाजू में रखवा के हाथ में अब उनके किताबें होगी। इस प्रकार का नया जीवन देने का काम अहमदाबाद पुलिस, अहमदाबाद महानगर पालिका, गुजरात सरकार द्वारा किया गया है। भीख मांगने वालों की समस्या पूरे देश में है। अब तो लंदन जैसे शहरों में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो भीख मांगकर अपना काम चलाते हैं और लोगों के मन में दुविधा रहती है कि किसी गरीब पर दया करके उसे पैसा दें या फिर मुंह मोड़ कर चले जाएं, क्योंकि भीख देने से ये समस्या और बढ़ेगी। मुझे लगता है इस मामले में हर्ष सांघवी ने एक अच्छा रास्ता दिखाया है। भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल भेजना
एक अच्छा कदम है और भीख मांगने वाले बड़े लोगों को स्किल ट्रेनिंग दिलाकर किसी काम में लगाया जाए तो ये समस्या सुलझ सकती है। आज दुनिया के सबसे अमीर इलॉन मस्क ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यह वीडियो ब्रिटेन में निकले मुहर्रम के जुलूस का है। इसमें काले कपड़े पहने हुए शिया समुदाय के लोग मातम करते हुए चल रहे हैं। यह वीडियो ओरिजिनली इटली के एक राइट विंग संगठन रेडियो जेनोय ने पोस्ट किया था और इसको मैनचेस्टर का बताया था। इलॉन मस्क ने इस वीडियो को शेयर किया, ये बताने की कोशिश की कि ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी किस कदर बढ़ गई है और इससे ब्रिटेन की ओरिजिनल पहचान खत्म होती जा रही है। मस्क के इस वीडियो के बाद बहुत सारे ब्रिटिश नागरिकों ने कहा कि उनके देश में इमिग्रेंट्स का कब्जा होता जा रहा है, हर जगह उनकी आबादी बढ़ रही है। ये वीडियो जिस शहर का बताया गया है उस मैनचेस्टर में कुल आबादी में मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा 13% है, जबकि पूरे ब्रिटेन की आबादी में मुसलमान 6.5% हैं। पिछले 15 साल में मैनचेस्टर में मुसलमानों की तादाद 61% बढ़ गई है। इसलिए ब्रिटेन की ऑपोजिशन पार्टियां देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को इशू बना रही हैं। इलॉन मस्क इस तरह के इश्यूज पहले कई बार उठा चुके हैं। यूरोप के कई देशों में इस बात को लेकर चिंता भी है, लेकिन इसे कैसे रोका जाए, इमिग्रेंट्स पर कैसे उनको बाहर किया जाए, इसका रास्ता अभी तक किसी के पास नहीं है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। पंजाब और तेलंगाना में कल से वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होगा। कल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह चढ़ावा चोरी की जांच कर रहे एसआईटी के अफसरों से मिलेंगे, जमीन घोटाले से जुड़े सबूत देंगे। इमरजेंसी की बरसी पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाएगी। नितिन नवीन रोहतक में, जेपी नड्डा पटना में इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। फायरिंग केस में फैजल खान और खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।